टर्म वन की तैयारी क्या तुम्हारी पूरी हो चुकी है? क्योंकि कॉमर्स बाबा की टर्म वन की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। यहां तुम देख रहे हो मैंने यारी को हाईलाइट किया हुआ है। यहां पे टर्म वन में तुम्हारी और मेरी यारी काम में आएगी। मैंने तुम्हारे लिए पूरा कंटेंट तैयार करके रखा हुआ है। क्या 20 डेज प्लेज पूरा तैयार है? जी हां, टर्म वन की तैयारी के अंदर 20 डेज प्लेज पूरा अवेलेबल है। क्या नोट्स पूरे अवेलेबल हैं? जी हां। क्या सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल। क्या गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं? जी हां, जिस दिन गेस्ट पेपर आएंगे तुम्हें सबसे पहले मिल जाएंगे। क्या मैं उसके अंदर तुम्हारे लिए वर्कशॉप लेके आने वाला हूं? जी हां। अगर टर्म वन की तैयारी में तुम मेरे साथ हो, तुम कॉमर्स बाबा के साथ हो, ये यारी फॉलो करना चाहते हो, मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देके रखा है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक देके रखा है। आ जाओ, मिलके तैयारी करेंगे, जहां ऑलरेडी तुम्हारा पूरा 20 डेज प्लेज अवेलेबल है, साथ साथ में तुम्हारे नोट्स अवेलेबल हैं, सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं, और जो गेस्ट पेपर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे, और तुम्हें वर्कशॉप अटेंड करने को मिलेगी, दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट एग्जाम से एक रात पहले जो तुम्हारी एंजाइटी होती है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, क्योंकि तुम मेरे साथ बैठे रहोगे लाइव। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के एग्जाम की एक रात पहले मेरे साथ तुम बैठोगे और वर्कशॉप अटेंड करोगे। तो मिलता हूं तुमसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके सपोर्ट जरूर दिखाना। शुरू करते हैं। मैं गया नहीं हूं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें फ्री वीडियोस भी हैं, जाके एक बार देख लेना, ताकि तुम्हें एटलीस्ट पता लग जाए कि तुम कितने ऑसम फैमिली के मेंबर बनने वाले हो। अब शुरू करते हैं। चैप्टर है जहां पे मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम थ्योरी पे एम्फसाइज करो, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो इतने हार्ड एंड फास्ट कर लो या इतने डिटेल में कर लो कि अगर कुछ इसमें से आ जाए तो तुम्हें हर एक चीज बननी चाहिए। बिना देरी के शुरू करूंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई नो कि मैं इसमें कुछ चीजें स्किप करने वाला हूं, बट देयर इज अ लॉजिक, देयर इज अ रीजन। वेट करना मेरे आने वाले वीडियोस का। कवर हर एक टॉपिक है, छुड़वाया मैंने कुछ नहीं है, ठीक है? फिर भी कुछ आत्मा में फिर भी शांति ना मचे ना, ऐसे तलब उठती रहे कि नहीं बाबा जी ये नहीं करवा, कमेंट कर देना, मैं बात कर लूंगा तुमसे, रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है जिसको देख के तुम्हें शायद थोड़ा बहुत डर लग सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। ये कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें ना बने। इसके अंदर सिंपली तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैं सिखा चुका हूं वो बनाना है, और बैलेंस शीट जो एक बेसिक आ सकती है मे बी वो बनाना है। तो भैया क्वेश्चन देख लो, कैपिटल दी हुई है एबीसीडी की, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, कुछ यूनिक है इस तरफ, बस फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लेम बताया हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का, एस्टिमेटेड है 30,000 का, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है 25,000 का, तो एडिशनल 5,000 का क्लेम है, ठीक है? उसके बाद बोला गया है फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 25,000, फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है? एडजस्ट कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि अगर एडजस्टमेंट पूछ लिया गया तो एटलीस्ट तुम्हें वो आना चाहिए। शुरू करते हैं। तो जैसा कि तुम मुझसे पूछना चाहोगे कि बाबा जी यही क्वेश्चन क्यों लिया, आखिर इस क्वेश्चन में ऐसा यूनिक क्या है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कम पड़ रहा है। 25,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, और उस पे जो क्रिएटेड लायबिलिटी आ रही है वो 30,000 की आ रही है। देखो जो फर्स्ट पॉइंट था, द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड टू बी ₹30,000, यानी वो 30,000 की लायबिलिटी आ चुकी है वर्कमैन कॉम्पनसेशन पे। अब 25,000 तो ठीक है रिजर्व से यूज हो जाएगा, 5,000 कहां से आए, तो वो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करना पड़ेगा डेबिट साइड पे करके 5,000 रुपए कि हमें पैसा निकालना पड़ रहा है, मतलब पैसा क्या चार्ज करना पड़ रहा है रिवैल्यूएशन पे, ये हमने 5,000 कर दिया। अच्छा, अब जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट आता ही नहीं है वो कौन? तो देखो भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है, आप एसेट्स और लायबिलिटीज का, एसेट्स को रिवैल्यू करो, लायबिलिटीज को रीअसेस करो। फिर से देखो, तो रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला टॉपिक जो है वो मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। तो यहां पे आपको लायबिलिटीज को दोबारा देखना पड़ता है, एसेट्स को भी दोबारा देखना पड़ता है। अगर लॉसेस हो रहे हैं उनको देखने के बाद, जैसे लायबिलिटी बढ़ गई, लॉस है, जैसे ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन में हुआ क्या, 25,000 थी बैलेंस शीट में, 30,000 हो गई, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बढ़ गई लायबिलिटी, डेबिट हो गया, लॉस है, क्योंकि ऐसे ही डेप्रिसिएशन लग रहा है एसेट्स पे, लॉस है, डेबिट आएगा, और कोई भी गेन होता है, कोई भी फायदा होता है तो वो क्रेडिट साइड आ जाता है। तो तुम्हें ये बस ध्यान में रखना है, रिवैल्यूएशन कोई बहुत चमत्कारी चीज नहीं है, P&L अप्रोच जैसा है। ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। बस ये याद रखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट आता है, खर्चे पानी नहीं लिए जाते इसके अंदर, ये चीज। हाँ, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ही हो तो ले लेना डेबिट साइड पे, लेकिन हाँ रेंट पेड, सैलरी पेड, ये सब इसके अंदर नहीं आता।
एक ही आता है खर्चा, दैट इज एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन। अगर आ गया तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा बस। फिर आते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन को डेबिट में लिखने के बाद, हमारे फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा था 25,000 का, तो फिक्स्ड एसेट्स करके लिख दिया यहाँ पे 25,000, एसेट्स पे लगाया तो एसेट्स के नाम से ही आएगा, और कुछ तो था नहीं क्योंकि सेकंड वाले में तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोल दिया। तो यहां पे टोटल 30,000 हुआ जो कि लॉस है, और लॉस पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में चला गया जो कि 3:2:3:2 है, 3:2:3:2 में चला गया, 9:6:9:6 में ये शेयर हो गया। अब आगे की राम कहानी क्या, कुछ नहीं, बैलेंस बीडी उतार दिया पूरा का पूरा, जो रीवैल्यूएशन पे लॉस आया वो उतर गया यहां पे, टू रीवैल्यूएशन करके ये लॉसेज है। अब तुम बोलोगे बाबूजी लॉसेस को डेबिट क्यों लिखा, मैंने बोला ना ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए मैं इसको डेबिट में लिख रहा हूं। ये 9,000 6,000 9,000 6,000 ये जो लॉसेस है मैंने इसको डेबिट में उतार दिया है। अब अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया है तो फिर बात कर सकते हैं आगे तुमसे कि आगे और क्या क्या चीजें होंगी। देखो भाई, तो चलो मैं तुम्हें कुछ अलग यूनिक ही सिखा देता हूं जो इसके अंदर मुझे बताना भी था, और इससे एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक ओल्ड रेशियो है, वो है 3:2:3:2 का, तो अपन एक बार पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ए बी सी और डी। अब 3:2:3:2, 3×2=5, 3×2=5 यानी 10 हो गया यहां पर, तो 3/10, 2/10, अगेन 3/10 एंड अगेन 2/10, ये इनके ओल्ड रेशियो हैं। बेसिक समझो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अपन ने ओल्ड रख लिया। अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू करता हूं तो एक आंसर आता है, और उस आंसर के बारे में मैं एवं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करूंगा। यहां पे उन्होंने बोला है, जो स्टेटमेंट दिया था क्वेश्चन में पूरी बैलेंस शीट के बाद, फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2:1, 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां पे उन्होंने बोला 4/10, फिर क्या बोला 3:2:1, ओके, सो 3/10, 2/10 एंड 1/10 में ये शेयर करना चाहते हैं। तो भैया आंसर इक्वल्स टू में आना चालू हो जाएगा, इनसे कोई ना कोई आंसर आएगा। नाउ एक चीज याद रखना, या तो आंसर सैक्रिफाइसिंग होगा या तो आंसर गेनिंग होगा। अब कैसे, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, देखो सुनो, तुमने ये हाथ में मोर पकड़ रखा है, उल्टा कर लोगे तो कबूतर नहीं बन जाएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर ओल्ड माइनस न्यू है तो न्यू माइनस ओल्ड करने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि नहीं बाबा जी सैक्रिफाइसिंग का अलग रेशियो होता है और गेनिंग का अलग पैटर्न होता है, फॉर्मूला अलग होता है। मैंने काफी उच्च कोटि के देखे हैं, क्या बोलते हैं बाबा जी सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन गेनिंग का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। नहीं बेटा, वही मैंने बोला कबूतर मुर्गा, समझ गए ना तुम। तो ध्यान दो जरा इस बात पे, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तुम्हारा ओल्ड माइनस न्यू करके तो तुम्हारा सैक्रिफाइस आ रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आता है तो फिर तुम्हारा गेनिंग है। जैसे यहां पे देखते हैं 3 - 4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्टली कर सकते हैं, -1/10 नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली गेन हो गया। टाइम बचाना है ना, ऐसे टाइम बचेगा। फिर हो गया 2 - 3/10, तो अगेन ये हो गया -1/10, तो मेरे भाइयों ये भी हो गया तुम्हारा गेन। फिर होता है 3 - 2/10, तो ये हो गया +1/10, तो ये हो गया सैक्रिफाइस। फाइनल 2 - 1/10, तो ये भी 1/10 है, ये हो गया सैक्रिफाइस। तो इससे पता चला कि दो प्राणी ए और बी गेन कर रहे हैं, सी और डी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और आंसर हमारा कंपैरेटिवली जल्दी आ गया। अब दिक्कत क्या है, अब है गुडविल की दिक्कत। अब तुम्हें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पता चल चुका है, चलो भैया गुडविल निकालने की बात कर ले जरा, कैसे निकालना है। तो गुडविल के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मालूम है 2,70,000 की गुडविल थी, उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा हमें कॉन्टेक्स्ट लेके करना है। उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था गुडविल थी 2,70,000 की। अब उसको आपको देखना है, ये जो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में चेंज आया है, जो भी अपन ने करा है अभी उसके ऊपर, अपन को उसके अकॉर्डिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है पार्टनर को। देखो यार, सी है, सी को सैक्रिफाइस करा है सी ने, तो सी को 2,70,000 के हिसाब से 1/10 गुडविल मिल जाएगी, यानी सी को गुडविल मिलेगी 27,000 रुपए की। अब ये 27,000 की गुडविल जो है ये उसको मिलके कौन देंगे, ए और बी, बिकॉज वो दोनों शेयर गेन कर रहे थे। तो सी को ए और बी दे देंगे, ए देगा 13,500 की गुडविल और बी भी देगा उसको 13,500 की गुडविल, क्योंकि ए और बी ने इक्वल रेशियो में गेन किया था। तो सी को 27,000 की गुडविल मिलेगी। मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया, गुडविल वैल्यूड थी। वैल्यूड का मतलब समझो कि ये गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं हो रही है, बस हमने क्योंकि सैक्रिफाइसिंग गेनिंग हो रहा है उसके कंसिडरेशन में वैल्यू की है, कैलकुलेशन किया है, जिसके अकॉर्डिंग जब सैक्रिफाइसिंग गेनिंग एक्सचेंज हो तो जिसने भी सैक्रिफाइस किया है उसे उसके अकॉर्डिंग गुडविल मिल जाए। तो सी को गुडविल मिल रही है 27,000, मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया। ए से 13,500, बी से 13,500, डी का भी सेम ऐसे ही है। अगर मैं डी का भी निकालता हूं तो भैया 0 से 0 गया, डी को भी कितनी मिलेगी, 27,000 की गुडविल मिलेगी। अब ये भी कौन देगा, ए और बी देंगे। ए और बी किस रेशियो में देंगे, इक्वल रेशियो में, मतलब ए भी 13,500 देगा और बी भी तुम्हें 13,500 देगा गुडविल, किसको, डी को भी। तो यानी सी
और डी दोनों को गुडविल मिलेगी 27,000 ईच की, और वो ए और बी देंगे 13,500 करके। अब अपन इसको लेजर में एक बार देख लेते। तो भाई देख लो लेजर, यहां पे ए दे रहा है और बी दे रहा है, सी को वही 13,500 जो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, और सेम डी को भी दे रहा है 13,500 जो मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया। अब क्योंकि ए और बी ने सी और डी को दी है, तो अपन को ए और बी के खाते से वो पैसा निकालना भी पड़ेगा। तो अपन ने यहां पे वही किया है, सी के नाम से और डी के नाम से ए के खाते से निकला है और बी के खाते से भी निकला है। ठीक है, ये तुम्हें क्लियरली दिखना जरूरी है। सी और डी के नाम से ए के खाते से, सी और डी के नाम से बी के खाते से, बात खत्म। क्यों निकला है सी और डी के नाम से ए और बी के खाते से? क्योंकि दोनों ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर सी और डी को क्या दी थी? गुडविल दी थी मेरे भाई। तो यहां पे ये चीज फाइनल एटलीस्ट तुम्हें इतनी समझ में आ गई होगी। अब मैंने ये क्यों करवाया? क्योंकि भाई सिंपल सा रीजन है, तुम्हें इसका कॉन्टेक्स्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो तुम कभी इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे और गलत कर दोगे। गुडविल का ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं ना। इसकी जर्नल भी कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था, ए और बी के खाते से जा रहा है पैसा, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करके होगा और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करके होगा। ठीक है, अब ए और बी ने, क्योंकि ए ने 2 को दिए सी और डी को, बी ने भी सी और डी को दी है, मतलब समझ जाओ यार बहुत पैसा गया उनके पास से। तो भैया ये जब मैं करूंगा ना टू कैपिटल अकाउंट, तो प्लीज थोड़ा सा देख लेना, ये डीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो यार, सी को पैसा मिला है 27,000 और डी को भी पैसा मिला है 27,000, तो इन दोनों के खाते से भी कितना कितना गया? 27,000 गया है, और ये पैसा सी और डी के खाते में क्रेडिट हो गया है। तभी जब सी और डी के खाते में क्रेडिट हो रहा था, लेजर में तुम देख रहे थे, तो नाम ऑपोजिट वाले आए थे, और जब ए और बी के खाते में डेबिट हो रहा था लेजर के अंदर, तो नाम ये वाले आए थे, इसलिए तुमने ऑपोजिट देखा था। फाइनली ये करंट अकाउंट का चक्कर क्या है? देखो मुझे मालूम है कि शायद नहीं आए, एंड मैं काफी गट फीलिंग से भी कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि ये नहीं आएगा, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए, एक बेसिक सा स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। डोंट थिंक अबाउट द करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट के बारे में सोचो मत कि ये करंट अकाउंट कुछ दिया हुआ है। तुम्हें क्या करना है, ये पूरे को टोटल करना है, इतने को, इसमें से ये पूरे टोटल को माइनस करना है। तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड फिगर आ जाएगा, उसको तुम्हें न्यू रेशियो में 4:3:2:1 में डिवाइड कर देना है। फिर से बोल रहा हूं, ये पूरा टोटल करना, दीज ऑल 4 फिगर्स प्लस दीज टू, इसमें से ये चारों और ये चारों माइनस कर देना। जो फिगर आएगा जब तुम उसे 4:3:2:1 में बांटना चालू करोगे, तो तुम्हारे पास ये फिगर्स आ जाएंगे। इनको तुम सबसे पहले लिख दोगे बैलेंस कैरी डाउन करके। अब क्या होगा, जब तुम ए का टोटल करोगे, यहां पे 2 लाख है, और ये 1 2 3 4 मिला के टोटल करोगे, तो तुम्हारा कैलकुलेशन तुम्हें ये बताएगा कि आंसर सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन इसका टोटल प्लस ये जो है, इन दो के बीच तुम्हें डिफरेंस मिलेगा। तो डिफरेंस अगर इस साइड का है, तो तुम्हें यहां पे वो पैसा लिख देना है, तो वो करंट अकाउंट ओपन हो गया हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट करके। ऐसे ही बी का, ऐसे ही सी का, ऐसे ही डी का। बस करके देख लेना, होमवर्क जैसा दे रहा हूं, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जैसे करना हो। तो भैया फाइनली बैलेंस शीट भी निपटा लेते हैं और खत्म करते हैं। बैलेंस शीट में क्या होगा, क्रेडिटर्स में एज इट इज लिख दूंगा 90,000 के। कैपिटल अकाउंट के जो न्यू बैलेंसेस आए वो अपन ने लिख दिए। क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन नया फिगर आया था 30,000 का, एडजस्टमेंट में दिया था, वो लिख दिया। और भैया करंट अकाउंट सी और डी के उठाए और अपन ने लिख दिए। ये तुम्हें मिलेंगे जब तुम पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, वो जो तो अपन ने बनाया था ना, उसके डेबिट साइड वाले फिगर उठा के अपन ने यहाँ पे लिख दिए, सीधे सीधे उतरते हैं। तो ये याद रखना, डेबिट फिगर्स लायबिलिटी साइड उतरते हैं। फिर आ जाते हैं एसेट साइड पे, तो फिक्स्ड एसेट्स हो गए, ये 8 लाख ये हुआ, 3 लाख के करंट एसेट्स हुए। 8 लाख कैसे हुआ ये वाला, क्योंकि 25,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया था, तो 8 लाख बचे थे। फिर करंट अकाउंट 228 और 77, ये क्रेडिट साइड के फिगर्स थे, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट करके ए बी के यहाँ पे उतर गए, 3,05,000 के ये हो गए। फाइनली अपन ने इसको पूरा कर लिया, ये अपन ने लिख दिए। बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाना चाहिए, अगर टैली हो गई तो बधाई हो, धन्यवाद। इससे ज्यादा अपन को इसके अंदर कुछ नहीं करना। मैं इसके अलावा भी तुम्हें 2-3 चीजें और करवाना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा खिंच गया है, तो मैं इसको यहीं एंड करता हूं। बाकी चीजें मैं एक नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें करवा दूंगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसको एक बार देख लेना, तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।